अनुमा जी से शुरुआत करूंगी कि अनुमा जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई कि 80 साल बाद कांग्रेस एक ऐसा ऐतिहासिक अधिवेशन अब आज पटना में कर रही है। लेकिन मूलतः क्या है कि क्या कांग्रेस की सरकार बिहार में बननी है और पूरे देश से बीजेपी की विदाई कैसे हो, इसको लेकर एक ग्रैंड प्लान पार्टी बनाएगी? नमस्कार आप सभी को। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये मीटिंग है और आज सुबह से हमने देखा काफ़ी लोगों ने, जैसे वर्षा गायकवाड़ जो मुंबई की प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और फिर पवन खेरा जी ने भी जो बोला कि ऐतिहासिक क्षण है। और जब 1940 में यहाँ अधिवेशन हुआ था, सीडब्ल्यूसी का जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद हमारे देश को आज़ादी मिली थी और उसके लिए मोमेंटम तैयार हुआ था। तो मोमेंटम इस बार हम देख रहे हैं कि उदयपुर जो सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, उदयपुर के बाद जब अभी अहमदाबाद में सम्मेलन हुआ था, इन सभी से, उदयपुर सम्मेलन से हमने लोगों से जुड़ने का सोचा और उसी के बाद भारत जोड़ो यात्रा हुई थी। और भारत जोड़ो यात्रा एक तरह की आधुनिक युग की क्रांति थी, जिसमें कांग्रेस लोगों से जाकर मिली और उसके बाद न्याय यात्रा हुई। और जब अहमदाबाद का सम्मेलन हुआ तो ये नव संकल्प सम्मेलन था, और जिसमें उसके बाद से कांग्रेस ने अपने संगठन सृजन अभियान को जोर दिया। जो पंचायत लेवल तक के जो हमारे पद थे, पंचायत अध्यक्ष से लेकर और उसके ऊपर तक, तो वो सारे के सारे अलग अलग राज्यों में भरे जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में, चूंकि अब बिहार एक ऐसा राज्य है जो इलेक्शन गोइंग स्टेट है, जो बिल्कुल हमारे नव संकल्प शिविर के बाद आ गया, तो इसलिए यहाँ वह सृजन अभियान तो नहीं हुआ, लेकिन वहां पर पहले जो वोटर अधिकार यात्रा हुई उसने एक माहौल बनाया, जनता का बहुत समर्थन मिला। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां क्रांति की भूमि कहा जाता है इसे, और यहाँ से ही सारे छात्र आंदोलन निकले, एक समय जेपी का आंदोलन निकला, फिर आगे चल के उसी से निकले हुए कर्पूरी ठाकुर जी, और फिर लालू प्रसाद यादव, और अपने जो नीतीश कुमार जी हैं, ये लोग सब उसी आंदोलन से निकले हुए लोग थे। तो बिहार एक तरह का सोशलिस्ट स्टेट है, यानी कि यहाँ पर दक्षिणपंथी भावनाएं अभी उस तरह हावी नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो एसआईआर हो रहा है, और जिसके कारण बिहार के बहुत से मतदाता जो है वो मताधिकार से वंचित कर दिए जाएंगे, जैसा मैंने एक बार और कहा है कि यहाँ आज भी पिछले सोमवार को जो हुआ था, ये सोमवार नहीं, इसके पिछले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार कार्ड को एक मान्य दस्तावेज माना जाएगा, जिसकी खबर आज भी यहाँ के बीएलओ को नहीं है। तो एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर गहन चर्चा होना संभावित है, और कैसे जो वोटर्स हमारे काटे गए हैं उनको रिस्टोर करने का किस तरह से एक अभियान होगा, किस तरह से जमीन पर और भी ज्यादा पकड़ बनाते हुए कांग्रेस और जो इंडिया अलायंस है वो दिखेगा, इसके ऊपर चर्चा होगी। खास तौर पे जो बिहार के मुद्दे हैं, बेरोजगारी, इंडस्ट्रीज का ना होना, पलायन, ये सारे मुद्दे हैं, इन सब के मद्देनजर वहां चर्चा की जाएगी। और पिछले काफी दिनों से जो हमारी मैनिफेस्टो कमेटी भी, करीब 6 महीने हो चुके हैं, तो बिहार के एक एक गांव में जाके, अलग अलग वर्गों के जब पास जाके जो उसने इनपुट लिए हैं, उन सब को भी इकट्ठा करते हुए, तो उन सब मुद्दों को भी देखते हुए सीडब्ल्यूसी में इनकी चर्चा होना लाजमी है। बाकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें हमें मालूम पड़ेगा ही, पर मोटे मोटे तौर पर मुझे लगता है कि इन सारे मुद्दों को सामने रखा जाएगा। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन और ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर के बावजूद लोगों के नाम कट रहे हैं और उस पर आप लोगों को काम करना है। ये स्थिति कितनी गंभीर है इस समय? अगर सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर दिए कम 10 दिन से ज्यादा हो गया है, और अगर अभी भी बीएलओस नाम काटने पर उतारू हैं और कोई भी आधार कार्ड, जैसे आपने बताया, कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए? देखिए, ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम एक तरफ नाम जुड़वा भी दें, पता चला अगर बाद में उन्होंने काट दिया, लगातार कोई इस तरह से निगाह रखता नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह से बीजेपी के चुनाव मोर्चे की तरह काम कर रहा है, उसमें हो सकता है कि हमने नाम जुड़वाया, उसे दोबारा काट दिया जाए, पता भी नहीं चलता है कई बार। तो इस तरह से बीएलओ के पास जब हम जाते हैं, तो मैंने बीएलओ से पूछा, आपने इस आदेश के बारे में नहीं सुना? बोले सुना है, लेकिन हमारे पास आएगा तब हम देखेंगे। तो अब दिक्कत यही है कि चुनाव आयोग ने उसे राइटिंग में नहीं भेजा। कोई भी सरकारी संस्थान जब तक अपने ऊपर के संस्थान से आदेश लिखित में नहीं आता, वो उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करता।
तो जहां बीएलओ को ये बात मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में ये निर्णय हो चुका है, लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसे अपने नीचे के लेवल तक नहीं भेजेगा, तब तक वो उसके ऊपर अमल करना शुरू नहीं करेंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसी एक चुनौती नहीं है, ऐसी कई चुनौतियां हैं जिसमें हमारे जो बूथ लेवल एजेंट हैं, उनका अगर जिनका भी नाम ईसीआई की वेबसाइट में नहीं गया इस महीने में, उसको वो बैठने नहीं देंगे हमारे बूथ पर। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें चुनाव आयोग हर राह पर अड़ंगे लगाता जा रहा है। एसआईआर अपने आप में एक बहुत बड़ा धोखा है, वोट चोरी का तरीका है। वहीं दूसरी ओर नाम ना जुड़ना, और आखिरी महीने में जिस समय आचार संहिता लग जाएगी, ऐसा पिछले राज्यों में भी हमने देखा है कि नए नाम वो उसका फायदा लेकर जोड़ते हैं जब लोग बाग सारे चुनाव अभियान में जुटे रहते हैं। तो इस बार एक नजर वहां भी रखना होगी कि चुनाव आयोग वहां धोखा तो नहीं कर रहा है। अच्छा हो, अनुमाचार्य जी आ गई हैं। अब मैं सेकंड राउंड ऑफ क्वेश्चंस के लिए आऊंगी और अब मैं वोट चोरी पर बात करना चाह रही हूँ कि अनुमा जी, बीजेपी को फ्रंट फुट पर न आने दिया जाए, इसके लिए क्या वोट चोरी के कैंपेन को सस्टेन किया जाएगा? आज क्या यही कारण है कि इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए आज कांग्रेस को यह अधिवेशन पटना में भी करना पड़ा? तो क्या गारंटी है कि बीजेपी कोई ना कोई मुद्दा ऐसा आएगा और बीजेपी अचानक से फिर से फ्रंट फुट पे खेलने लगेगी? क्या ये मौका कांग्रेस या महागठबंधन दे पाएगा बीजेपी को? नहीं, हमारी तरफ से कोई मौका नहीं मिलेगा, लेकिन कोई मौका वो पैदा कर सकती है। जैसे कि आपने देखा है, जब रामनवमी का जुलूस होता है तो कुछ लोग आके पत्थर फेंकते हैं, और वो लोग जो होते हैं वो मुस्लिम नहीं होते हैं, वो बीजेपी द्वारा किसी न किसी अनुषांगिक संगठन के लोग होते हैं वो। तो इस तरह का कोई मौका मिल सकता है। लेकिन मैंने आज बहुत ध्यान से मैं सुन रही थी कि गौरव जी ने जो कहा उसमें भी बहुत तथ्य है, पंकज जी ने कहा उसमें भी, और जो सिद्धार्थ जी कह रहे हैं उसमें भी, और तीनों को इसकी बहुत नब्ज की पकड़ है, क्योंकि ये लोग आप सब बिहार से जुड़े हैं और मैं यहाँ पर हूं। तो मैं देख रही हूँ कि ये सारी बातें अपनी जगह सच है। लेकिन पिछली बार जैसे 70 सीटें मिली थी, तो 70 में से कुछ ऐसी थी जो आरजेडी खुद नहीं जीत सकती थी, वो उसने कांग्रेस के पाले में पटक दी थी। तो ऐसी सीटें हमको नहीं लेना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे में तो कहने को हो गया कि 70 में से 17 मिले आपको। तो इस बार जो सीट सिलेक्शन होगा उसमें, चूंकि कांग्रेस यहाँ करीब 10 महीने से सक्रिय है, कांग्रेस की एक एक योजना जो इंडिया गठबंधन के नाम पर है, क्योंकि उन योजनाओं के पोस्टर में या पैम्फलेट्स में जहां राहुल गांधी जी का फोटो है वहां तेजस्वी यादव का भी फोटो है, तो उसको आरजेडी के लोग भी काफी गांव गांव में फैला रहे हैं। तो हम आज तक लगभग, अगर आप यहाँ 7 करोड़ वोटर हैं, तो हमको लगता है कि उन 7 करोड़ वोटर जो हैं वो करीब 1.5-2 करोड़ घरों में रहते हैं, और हम करीब लगभग लगभग 1 करोड़ घरों तक हमारी पहुंच हो चुकी है। तो चाहे वो घर घर तिरंगा अभियान के जरिए रही हो, चाहे वो माई बहन मान योजना के जरिए रही हो, और मुझे आजकल बड़ा अच्छा लगता है जब मैं ऐसे गांवों में जाती हूँ जिनमें मैं पहले नहीं गई, और जब मैं कहती हूँ आइए हम आपको स्कीम्स के बारे में बताएं, तो वो कहते हैं हमने माई बहन मान योजना का फॉर्म भरा है। फिर मैं उन्हें बताती हूँ कि ये और भी बुके ऑफ स्कीम्स हैं, घर के हर व्यक्ति के लिए इसमें कुछ ना कुछ है। और फिर मैं उन्हें ये समझाने की भी कोशिश करती हूँ कि ये किसी तरह से ब्राइब नहीं है। 2500 रुपए जो हम बात कर रहे हैं, आप जो चूड़ी बिंदी टिकली साड़ी नहीं खरीद पाती हैं, जब वो आप खरीदेंगी तो अर्थव्यवस्था में पैसा जाएगा और अर्थव्यवस्था का पहिया घूमेगा। तो सरकार आपको जो पैसे दे रही है अपने फायदे के लिए दे रही है कि आपकी खरीद से सरकार की अर्थव्यवस्था चलेगी। तो उस बात को भी बड़े प्यार से समझती हैं वो। तो ऐसे में कांग्रेस की योजनाएं, क्योंकि देखिए योजनाओं में तो तेजस्वी यादव या भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए या जनता दल यूनाइटेड कह लीजिए या कोई भी हो, योजनाओं में तो कांग्रेस का जितना विजडम है उतना किसी और पार्टी का नहीं है। उसे मालूम है हर तबके को क्या चाहिए, तो उस तरह से कांग्रेस पहुंची है। लेकिन जैसे स्ट्राइक रेट की बात है, तो वही जो स्ट्राइक रेट भी वहां हो जहां आपको मालूम है कि ये पिच सही है। आपको अगर गलत पिच पर ही अगर आपको बैटिंग करनी पड़ेगी तो फिर आप जानते हैं कि उसका क्या हश्र होता है। तो इस बार जो नेगोशिएशन होगा, भले वो सीटें कम भी हो सकती हैं, लेकिन वो सीटें होंगी जहां पर कांग्रेस की पकड़ है, जहां पहुंच है। और मैंने खुद देखा है कि यहाँ जो सवर्ण समाज है, हालांकि मैं जिस विधानसभा पर फोकस कर रही हूँ
वो एक कैटेगरी को बिलोंग करती है। लेकिन यहाँ का जो सवर्ण है, भूमिहार जिसको कहते हैं, या ब्राह्मण या राजपूत, ये लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, बहुत उम्मीद से देख रहे हैं नीलू जी। तो इसलिए कांग्रेस की परफॉर्मेंस जो कि शुरू हो चुकी है, ऑलरेडी 10 महीने हो चुके हैं जैसे मैंने कहा, और अभी ऐसा नहीं है कि चुनाव शुरू होने के बाद हमारा कुछ शुरू होगा, जिसके बारे में गौरव जी ने भी बहुत साफ कहा कि हाँ ये लोग इस बार कैंपेन अच्छा है, बड़े सुनियोजित तरीके से शुरू हुआ है। तो इस बार जो हम मुझे लगता है जो इम्प्रिंट बनेगा इस बार, जो कांग्रेस का प्रभाव पड़ेगा, वो पिछली बार से ज्यादा वजनी होगा। पर वो एक मुद्दा जो एसआईआर का है, उसको हमको बीट करना पड़ेगा। उसे बीट किए बगैर वो हम इम्पैक्ट नहीं ला पाएंगे जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं खुद से। इतनी योजनाओं पे काम करने के बाद, निरंतर इसके ऊपर काम करने के बाद भी एसआईआर एक फैक्टर बन सकता है जिससे हमें पार पाना होगा।